Good morning, friends. A very warm welcome to the ISF, guys. Let's start the session. Let's see what's there for us in today's newspaper. Vicky, Mohit, Sanjana, Sachin, Akhil. Good morning, everyone. चलिए शुरू करते हैं आज के अखबार में क्या खास है हमारे लिए. And again, let's first look into the words of wisdom. So we are starting here. और अब हम जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा है. Now he is saying that to succeed in your mission, you must have a single-minded devotion towards your goal. If you want to succeed in your mission, you should have a single-minded devotion towards your goal. Now you have to understand here, most important decision is whether should I do it. ये सबसे जरूरी सवाल होता है. When this question that you are going to ask yourself initially, Priya, good morning, कि क्या मुझे ये करना चाहिए. This is the initial question that you are going to ask. Once you have decided कि अभी हम इस रास्ते पे जाने वाले हैं, there should not be any second thought about it. You should be clear about your goals. Once you have prioritized your goals, once you have decided that this is going to be my goal, ये मेरा लक्ष्य है, उसके बाद कोई दूसरा ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए. You decided about your goal, immediately you should start focusing your energy on the path. That how will you navigate through the difficulties that you are going to face. एक बार डिसीजन ले लिया, उसके बाद आगे बढ़िए. सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए. वर्क अपॉन योर सेल्फ, वर्क अपॉन योर कैपेबिलिटी, वर्क अपॉन योर पाथ. उसको इंप्लीमेंट करो जो आप करना चाहते हो. दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से दैट. एंड व्हेन यू आर थिंकिंग सिंगल माइंडेडली, यू विल बी एबल टू चैनलाइज योर एनर्जी. आप अपनी एनर्जी जो है उसको चैनलाइज कर पाओगे. यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट इट, एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाओगे. एंड व्हेन यू विल बी कंसंट्रेटिंग इट, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. जब आप इसको कंसंट्रेट कर पाओगे, ये जरूर आपको हेल्प करेगा. दिस इज व्हाट इट मीन. क्लियर है? ये सबसे जरूरी पार्ट है जो हमें समझना है. So Akhil, you can increase the volume of your device. I am speaking quite loudly. और मेरे हाथ में भी फोन है, मैं सुन सकता हूँ कितनी तेज मेरी आवाज है. क्लियर? तो we are checking it. By that time you can increase the volume of your device. आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इन टुडेज सेशन वी विल बी टेकिंग अप दीज पर्टिकुलर यू कैन से न्यूज आइटम्स. सो वोटिंग इन मेघालय एंड नागालैंड, अनपैकिंग द ई वेस्ट रूल्स, री इमेजिनिंग साइंस, न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज, ऑर्गन ऑन अ चिप, ओके, रायसेना डायलॉग, अग्निपथ स्कीम, कॉम्युनलिज्म, बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन. ओके, सो these items will be taken up in today's session in detail. Now let's start this particular you can say news article. अब ये कह रहे हैं कि हैवी पीसफुल पोलिंग इन मेघालय एंड नागालैंड हियर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एक ऑब्जर्व करो आप, ऑब्जर्व द वोटिंग पैटर्न. वोटिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो. ओके, सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे हैव अ peculiar record that voting percentage is generally quite high. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अच्छी खासी वोटिंग होती है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज जब भी हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन की, वी से दैट इन इंडिया ओनली 67% वोटर्स दे आर एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स. वी सेड दैट वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम. हमें उनके ऊपर काम करना है, उनको वोट पोलिंग बूथ तक लेके आना है. और हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि इंडिया से बाहर किन कंट्रीज में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड हाउ दे आर वर्किंग. वी फॉरगेट अबाउट आवर इनर स्ट्रेंथ. Look what these states are doing. There must be something great they are doing. That's why their polling percentage is ahead of others. बाकी स्टेट्स के मुकाबले इधर का पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे ना. दैट शुड बी द केस स्टडी फॉर अस.
एंड वी शुड वर्क अपॉन इट, उसके ऊपर काम करेंगे, उस केस स्टडी के ऊपर. दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड रेप्लिकेट दोज आइडियाज एल्सवेयर. अब देखिए, जब हम इलेक्टोरल इश्यूज की बात करें इंडिया के अंदर, these are the major topics, these are the major issues that we point upon. अब we know that money power is a major problem in India. Indian electoral system के अंदर बहुत पैसा यूज होता है, and I would say that Indian electoral system, it's a start of corruption. यहां से करप्शन जो है वो स्टार्ट होती है. Because if someone is spending crores of money just on the election, that person will expect that within 5 years कुछ रिटर्न लेके जाए. भाई आप अगर पॉलिसी भी करवाते हो तो भी 5 साल में कुछ तो रिटर्न आना चाहिए ना. तो ये इस सोच के साथ लोग उतरते हैं, पैसा लगा देंगे, सीट खरीद लेंगे, उसके बाद उसके रिटर्न की बात करेंगे. और एटलीस्ट अगर 1 करोड़ आदमी लगा रहा है तो 1.5 करोड़ तो निकाल के जाने का प्लान करता ही है. दिस इज हाउ इट्स अ स्टार्ट ऑफ करप्शन. ये होता है यहां पे. अदर रीजन इज दिस, दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर. सो इट इज द पावर पॉलिटिक्स. द पॉलिटिक्स इज नॉट सिटीजन सेंट्रिक. ये सिटीजन सेंट्रिक ना होके इट हैज बिकम पावर सेंट्रिक. That those who wants to remain in power, they want to maintain that by hook or by crook. So they do use money power, muscle power, Bahubali culture. We have seen how criminal elements, they are being given tickets. Now at present, if you see Lok Sabha, somewhere around 33% of the members, they have very serious charges against them. अब काफी serious charges इनके against लगे हुए हैं, but still things are moving in this direction. And the worst part is that when law breakers, they are becoming lawmakers. When law breakers, they are becoming lawmakers. How can you expect them to reform the system? आप उनसे बिल्कुल उम्मीद मत करें कि वो सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे. डोंट एक्सपेक्ट देम टू रिफॉर्म द पुलिस सिस्टम. हम बात करते रह जाएंगे, यूपीएससी पेपर कंडक्ट करता रह जाएगा और सिस्टम एज इट इज रहेगा. पुलिस भी रिफॉर्म नहीं होगी, सिस्टम भी रिफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस करप्ट सिस्टम. दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस करप्ट सिस्टम. अगर ये करप्ट सिस्टम ना हो तो ये मसल पावर, मनी पावर का यूज ही नहीं कर पाएंगे. दिस इज हाउ इट्स अ हर्डल हियर एट प्रेजेंट. व्हाट्स द सोल्यूशन? The solution lies with the voter. जब वोटर जागेगा तभी कुछ होगा. So criminalization of politics is taking place. We have seen how government machinery, it is misused for the electoral gains. पुलिस का misuse होता है, आप अपने opposition को target करते हो. These type of things are happening in this country. Then we have issues like casteism, communalism, lack of moral values in the politics. We have seen basis on which voting is done in this country. तो वो कास्ट के बेस पे वोटिंग हो रही है, कम्युनल बेस पे वोटिंग हो रही है. The leaders, they will try to remind people about their caste and religion, specifically during the electoral times. तो उनको ये लगता है कि इलेक्शन टाइम के अंदर कास्ट के बेस पे और एक तरीके से रिलीजन के बेस पे मोबिलाइजेशन आसान है लोगों का. तो इसीलिए दे थिंक दैट कि ठीक है, इनको इनकी कास्ट याद दिलाओ, इनको इनकी रिलीजन याद दिलाओ. दिस इज हाउ दे ऑपरेट. एंड टिल द टाइम दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स, ये सब जो गड़बड़ है, इफ दीज इश्यूज आर नॉट डेल्ट विद, वी कैन नॉट से दैट वी डू हैव अ फेयर एंड यू कैन से फ्री इलेक्शन इन दिस कंट्री. ये बिल्कुल क्लियर है. इसके साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा होता है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. क्लियर? अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर हम सिंपल डेफिनेशन में करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट. ठीक है जी, लेटर और स्पिरिट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करवाना. नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन दिस कंट्री. इफ देर इज मसल पावर, मनी पावर, डू वी से दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर? सर्टेनली नॉट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम हियर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है. Let's move to next particular editorial,
unpacking the e-waste rules. Okay, so basically in 2022, some amendments, some changes were made in the e-waste rules. We are talking about e-waste rules from last 10 years. In 2012, government came up with them. Again, 16 में दोबारा लेके आई. Then again in 18 they made some changes, and then in 2022 some additional changes were made in them. Clear है? अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको एक नेटवर्क समझाता हूं क्या होता है. ठीक है जी, ये है हमारा इंडिया और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दोनों तरफ मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काउंट करूंगा. A trend has been observed that India has been taken or considered as a dumping yard. एशियन कंट्रीज के अंदर इंडिया को एक डंपिंग यार्ड माना जाता है बिकॉज फ्रॉम वर्ल्ड ओवर ई वेस्ट इज कमिंग एट आर शोर्स. पूरी दुनिया से ई वेस्ट यहां लाया जाता है बिकॉज आर रूल्स आर रिलेटिवली वेरी सिंपल एंड लिबरल. हमारे गवर्नमेंट रूल्स काफी सिंपल हैं, लिबरल हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया हैज बिकम अ डंप यार्ड फॉर द ई वेस्ट. बहुत जगहों से ई वेस्ट इंडिया पहुंच रहा है. नाउ द पॉइंट हियर इज दिस, वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर ओन ई वेस्ट. एंड ये सारा ई वेस्ट जो हम बात करते हैं सबका सब क्लीन नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. देयर आर सम, यू कैन से, harmful elements that are there, heavy metals are there. काफी जो है उसमें ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक है हमारे लिए. एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस, इफ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, जो ये कबाड़ की इंडस्ट्री है, रैग पिकर्स जिसकी हम बात करते हैं, कलेक्टर्स की जो आप बात करते हो, ई वेस्ट कलेक्शन या वेस्ट कलेक्शन की भी अगर हम बात करें इन इंडिया, दिस इंडस्ट्री इज मेजरली इनफॉर्मल. जो लोग, एक बड़े से आपको डंप दिखेगा कूड़े का, उसके अंदर से कुछ मेटल पीसीज उठाते हुए बच्चे नजर आ जाएंगे. आप रैग पिकर्स आपको नजर आ जाएंगे. नाउ दे डोंट हैव एनी सेफ्टी इक्विपमेंट बट दे हैव टू डू इट फॉर देयर लिविंग. अपने जिंदगी को आगे चलाने के लिए, 3 वक्त के खाने को अरेंज करने के लिए ये सब करना पड़ता है. So they are exposed to that harmful elements and material that is there. अब ये चीज यहां पे हो रही है and we have to deal with this. Now there are few more things attached to this. You have to understand, at present this is a major burgeoning problem that we are dealing. देखिए हम डिजिटल एज में जी रहे हैं. We are living in a digital age. The number of devices are increasing exponentially. डिजिटल डिवाइसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं एंड इट इज फर्दर गोइंग टू इंक्रीज. इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन. आप ये मत सोचिए कि ये कम हो जाएगा, ये फर्दर इंक्रीज ही होने वाला है. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो इन दिस सिनेरियो वेयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन से, डिजिटल इकोनॉमी, ई वेस्ट इज गोइंग टू बी अ मेजर ट्रबल फॉर अस. अब वो चीज हमें जरूर यहाँ पे मैनेज करनी है. नाउ it's a cross-cutting and persisting challenge that is there, and specifically urbanization, digitalization और population growth के साथ associated है. More number of people, more devices they will want. Okay, they will use more devices, as simple as that. तो ये समस्या तो increase होगी. Then now under the e-waste management rules we have one principle, and which is important one, that is extended producer's responsibility. That the producer who is generating any electronic device, it is his responsibility to collect it back. अब ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये उसकी सरदर्दी है. But this idea is there that you are the creator, so you have some responsibility. Take it back, facilitate it, that after use people will give it back to you. आप शायद उसके अंदर थोड़ा monetary कुछ दे सकते हो benefit. This is the responsibility that they have to perform here. So it's a really, you can say, important thing here. Now producers that are responsible, they have to facilitate safe disposal of electronic and electric products. तो एक safe disposal आपको facilitate करना पड़ेगा, ये point है. Now e-waste rules which were amended in 2018, they have this provision of authorization and product stewardship.
So you have this responsibility. You have to monitor it. ये facilitate producer को करना पड़ेगा. Then there is another angle to this, that is producer responsibility organizations. They were introduced in these rules. एक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इस रूल के अंदर बनाई गई. सो दीज आर द प्रोविजंस दैट आर बीइंग फैसिलिटेटेड अंडर दिस अरेंजमेंट. अब बात क्या आती है, मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है वेदर दीज रूल्स आर इंप्लीमेंटेड और नॉट. देयर इज नो पनिशमेंट मैकेनिज्म बिहाइंड इट. देयर इज नो डेडिकेटेड एजेंसी विच इज लुकिंग इनटू दिस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स. और सिर्फ हवा में ज्यादातर बातें हैं. एंड दीज आर मेयर गाइडलाइंस. सिर्फ गाइडलाइन का काम ये कर रही है. अब देखिए बात क्या है, जो 2022 के अंदर नए रूल्स आए हैं, some of the things have been introduced in them. So one is this: earlier there used to be a weak monitoring system and there was lack of transparency. Now things have changed and the new 2022 e-waste rules, they talk about digitalized system approach to track the electronic device. Things will become digital now. This is the added thing that they are facilitating. And I told you that it is majorly informal sector. So you have to formalize it. You have to come up with rules. You have to come up with guidelines. At least जो rag pickers हैं उनके लिए तो कोई safety measure कुछ आपको facilitate करना पड़ेगा ना. Otherwise they will be impacted. Okay. These are the things that are there. Now please attempt this type of question here. In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which one of the following? So it is part of your e-waste management rules and handling. Clear? इसके अंदर पार्ट है extended producer responsibility, वहां से आया है. अब आप इसके अंदर समझ लो, there are few more things that are there. One is the producer responsibility organization. So I can rephrase this question by replacing extended producer responsibility with producer responsibility organization. क्लियर है? तो यूपीएससी इस तरीके का सवाल बना सकता है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेना कि इट इज टॉकिंग अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी नीड टू डेमोक्रेटिकली री इमेजिन साइंस. ओके, सबसे पहले दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट वी हैव टू सेपरेट स्यूडो साइंस एंड साइंस. सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, लाइक देयर आर पीपल हु आर इन लव विद देयर माइथोलॉजी. ओके, सी, माइथोलॉजी अपनी जगह होती है, वो हमारे लिए जरूरी है, हमें जानकारी मिलती है उससे, हमारे कल्चर के बारे में, पास्ट के बारे में, हमारे वे ऑफ लाइफ के बारे में. बट वी शुड नॉट मिक्स इट विद साइंस. डोंट मिक्स इट विद साइंस. व्हेन यू ट्राई टू मिक्स इट विद साइंस, इट किल्स द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट. साइंस के अंदर तरक्की करने के लिए, साइंस के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए हमारे यूथ में क्या चीज रिक्वायर्ड है? द मेजर थिंग इज दैट साइंटिफिक टेम्पर, दैट इज थिंकिंग. यू हैव टू हैव थिंकिंग माइंड्स इन दिस कंट्री. व्हाट हैपन्स इज दिस, व्हेन we are mixing mythology with science, that scientific temper and thinking mind, और जिसको हम critical analysis भी बोल देते हैं, that thing will take a major hit. ये चीज majorly impact होती है अगर आप mythology को इसके साथ mix करते हो. देखिए होता क्या है, you will get a wrong answer for sure. सही आंसर तो नहीं मिलेगा mythology से, गलत आंसर मिलेगा. Now the wrong answer that you are getting, your mind will not think about the right answer. आपका माइंड कभी भी राइट आंसर की तरफ जाएगा नहीं, वो सोचेगा ही नहीं. उसको लगेगा कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा. दैट्स द प्रॉब्लम हियर. वी विल लुक फॉर द आंसर्स इन स्क्रिप्चर्स. एक्सपेरिमेंट करने से साइंस के आंसर्स मिलते हैं, स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलते, माइथोलॉजी में नहीं मिलते. If we try to do it, it will be a waste of energy. आपकी एनर्जी वेस्ट होती है. अब सपोज करो, आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल. इन यूपी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, खुदाई करनी शुरू कर दी. दे स्टार्टेड द एक्सकवेशन. किस बेस पे? देयर वाज अ साधु हु हैड अ ड्रीम.
एक साधु को सपना आया कि यहां पे खजाना दबा हुआ है। इस बेस पे आप क्या खुदाई करना स्टार्ट कर दोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना रिसोर्स का वेस्टेज हुआ होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरी रिसोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स दैट यू अप्लाइड देयर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाके वहां पे देख रहा है कि खुदाई कैसे चल रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। एसडीएम वहां पे खड़ा हुआ है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वैसे ही अंडर स्टाफ्ड है, अब इस काम के अंदर आपने लगा दिया। Why we went for it? Because the scientific temper was missing. Now, same thing will happen if we try to explore answers of science in our mythology. We should not do it. वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. Other important part is this: the scientific research that is there, you have to make it socially relevant. Socially relevant बनाना जरूरी है. Whatever discoveries that are taking place, those discoveries should have some use for the society. It should have some application for the society. It should not be just a consumer product. सिर्फ consumer product की तरफ से उसे नहीं देखना है. You have to make sure that it solves the problems of the society. Society की problems को solve करने के लिए आपको science का use करना होगा. This is the important part here. So whatever discovery that we are working upon, make sure that it comes into implementation. सिर्फ पहले तो लेबोरेटरी में रह गई तो भी किसी काम की नहीं है वो, तो आपको उसे जनता तक तो लेके जाना ही पड़ेगा. Say take example farmers. So whatever agricultural research you are carrying out, take it to the farmers. That's the important part here, and this is what we should think about. तो साइंस को थोड़ा रीइमेजिन करने की जरूरत है. डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपका साइंस आंसर देना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स लुक इनटू दिस वन नाउ. न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पोज. ओके, सो बेसिकली इट्स अ न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. नाउ व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइंड, इट हैज शोन द मैच्योरिटी. जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो हमें एक चीज देखने को मिली थी, दैट इज द पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, दैट दे आर हैविंग, यू कैन से, न्यूक्लियर वेपन्स, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल पावर्स विद दैट. तो इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल पावर भी है. ये बात यहां से देखने को मिलती थी. But what has happened is this, that at present Vladimir Putin, now he has unilaterally withdrawn from this particular treaty. अब इस ट्रीटी में क्या था? Let's look into that. This New START treaty, it was signed in 2010 by US President Obama and Russian President by then Dmitry Medvedev, and it came into implementation in 2011. Now at present the developments are like this, that they have unilaterally withdrawn from it. अच्छा, विड्रॉ कर लिया इन्होंने. सो मेजर कंपोनेंट क्या था इस ट्रीटी के पीछे? सो यू हैव टू लुक इनटू द हिस्ट्री. देखिए ये डेवलपमेंट क्या है. वी नो दैट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 there were two major powers, US and USSR. दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स निकल के आती है. वी नो दैट देयर वाज दिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ वेयर दे बोथ वर जस्ट एट द ब्रिंक ऑफ वॉर. बिल्कुल लड़ाई शुरू हो सकती थी. तो at that particular time there was this realization that we have to act responsibly. अगर इस तरीके से काम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा दोनों का. तो वो उनके अंदर इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो थी. They further signed what we called as strategic arms limitation talks. This was the first initiative where both USSR and US, they thought of regulating, they thought of developing some trust with each other. एक दूसरे के साथ ट्रस्ट पैदा करके, एक दूसरे पे विश्वास करके, दे वांटेड टू लिमिट द नंबर ऑफ वेपन्स.
जितना भी नंबर है उस नंबर को लिमिट करने के लिए दे फर्दर वेंट अहेड विद द टॉक्स. मिसाइल कितना लगाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हम बनाएंगे, नंबर ऑफ बॉम्ब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Those things were discussed and it was, you can say, effort from both sides. So they had this arrangement. Now, further, they signed something called Anti-Ballistic Missile Defense System Treaty. Clear hai? But what happened? American President George W. Bush, he unilaterally moved out of this pact. कि बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के ऊपर हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने आप को, एंड यूएस प्रेसिडेंट मूव्ड आउट ऑफ इट. अब देखो बात क्या होती है, रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है. दे मे बी साइनिंग दीज ट्रीटी, there are lot of cases where these treaties are just an eye wash. ये छुपते छुपाते काम करने का तरीका होता है. जनता के सामने तो दिखेगा कि ट्रीटी हमने साइन कर रखी है, लेकिन फ्रॉम द बैक एंड दे बोथ आर वर्किंग. दोनों काम करते हैं एंड दे बोथ हैव दिस टेक्नोलॉजी टू कीप एन आई कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है. सैटेलाइट और वो सब इमेजरी का यूज करके वो सब ये चलता रहता है. बट ठीक है, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट. एटलीस्ट बात तो कर रहे थे कि हम एक दूसरे के वेपन्स को, हम अपने वेपन्स को नंबर कंट्रोल करेंगे, दिस एंड दैट. देन देयर केम स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 in 1991. It came into conclusion later on and in 2011 this new treaty was signed. अब ये 2009 में एक्सपायर हो गई थी और इसको रिन्यू किया गया with new start. Renew किया गया with new start. Clear? That was the arrangement. There were other treaties as well. Now, as the part of new treaty, new start treaty, what was the idea? The agreement was there between two powers. That is, they will control the number of weapons. So here it is written, America and Russia cannot deploy more than 1550 strategic nuclear warheads and more than 700 long range missiles and bombers. तो ये नंबर इन्होंने लगा दिया. अब देखो कितने स्मार्ट होते हैं ये कंट्रीज. ये आपको दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड का इन्होंने एक लिमिट दिखा दी. फर्स्ट ऑफ ऑल 1550. इट इज like it can destroy the whole world. 1500 बॉम्ब तो बहुत ज्यादा होते हैं. Then 700 long range missiles. तो इतना रिस्ट्रिक्ट इन्होंने अपने आप को किया. Now what happened after that? Both US and Russia, they were working on increasing the speed of delivery of warheads एंड मिसाइल्स. जो मिसाइल वो यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ाने का काम इन्होंने जरूर किया. व्हाई इट वाज डन? बिकॉज बाय दिस टाइम दे बोथ हैड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. दोनों के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है. सो वी हैव दिस यूएस सिस्टम दैट इज थर्ड. यूएस के पास थर्ड है और रशिया के पास कौन सा है जो हमने भी खरीदा है, दैट इज योर S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. सो दे माइट बी सेइंग कि भी हमने स्टार्ट ट्रीटी साइन कर रखी है, वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, दिस एंड दैट. सिर्फ बोल बच्चन है ये. रियलिटी ये है दोनों के दोनों कंट्रीज पीछे से मिसाइल की स्पीड इंक्रीज करने पे काम कर रहे थे. इंडिया भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है. वी हैव आल्सो टेस्टेड हाइपरसोनिक लॉन्च व्हीकल, हमने भी किया है. वो सेम टेक्नोलॉजी है, बट दे ऑलरेडी हैड द मास्टरी एंड दे वर इन्वेस्टिंग ऑन दिस. तो ये सिर्फ आई वॉश था जो चल रहा था, बट स्टिल इट वाज क्रिटिकल. एटलीस्ट फॉर्मली एक दूसरे के वेपन्स को कम करने की बात तो चल रही थी. एटलीस्ट इट वाज अ फैसिलिटेटर. एक होप तो देता है that we can live in a denuclearized world, कि जहां पे न्यूक्लियर वेपन सभी कंट्रीज आपने गिव अप कर देंगे. ये होप तो दे रहा था, बट राइट नाउ मूविंग अवे फ्रॉम इट, इट इज इंपैक्टिंग द आर गोल ऑफ denuclearization ऑफ वर्ल्ड. ये मेजरली इंपैक्ट हुआ है. denuclearization, कि all the powers they will give up their nuclear weapon.
वो इंपैक्ट हो गया यहां पे. सो दैट वाज अ मेजर थिंग. क्लियर है? नाउ हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहां पे, दैट इज डीन्यूक्लियराइजेशन. You must be saying, sir, India is having a nuclear weapon. India के पास nukes हैं. We do have nukes. Now at one end we are saying we have to denuclearize the world. At the other end we are having nuclear weapon on our own. So आप में से कुछ लोग बोलते होंगे सर ये फिर इंडिया तो एक तरीके से हिपोक्रेटिकल है, हिपोक्रेट्स की तरह बात कर रहा है कि खुद के पास न्यूक्लियर वेपन है और डीन्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहा है. So what's the reality in that? So there I would like to tell you how negotiations are done. Now the same question was asked from Mr. K. Subramanian, like father of Mr. S. Jaishankar. He was a very distinguished IAS officer. काफी जबरदस्त IAS officer माने गए हैं. And that person is the brain for, you can say, to design our nuclear doctrine. तो हमारा जो no first use policy है और उसके बाद क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, देखिए हमारी न्यू मतलब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो है. आफ्टर दैट देयर इज अ टर्म दैट इज रिटन क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि अगर किसी ने हम पे हमला किया तो मास रिटेलिएशन इंडिया कर सकता है, खत्म कर सकता है उस देश को. हम पहले हमला नहीं करेंगे लेकिन व्हेन वी विल रिटेलिएट इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव थिंग. सो ही डिजाइंड इट. और सेम क्वेश्चन उनसे किया गया था कि सर यू टेल मी, एट वन पॉइंट इंडिया सेज दैट द वर्ल्ड शुड बी डीन्यूक्लियराइज्ड. राजीव गांधी यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके भाषण देते हैं कि हमें डीन्यूक्लियराइज करना है पूरे वर्ल्ड को. 1974 में हमने खुद न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, उसके बाद फिर दोबारा ब्लास्ट किए, तो कहां से डीन्यूक्लियराइजेशन होगा? उसका आंसर है, जस्ट पे अटेंशन हियर. नाउ हियर इज द डिस्कशन टेबल. ये है आपकी डिस्कशन टेबल जहां पे आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं. क्लियर है? एक तरफ है वर्ल्ड पावर, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया. आप चाहते हो कि ये न्यूक्लियर पावर्स अपने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दें, तभी होगा ना डीन्यूक्लियराइजेशन. मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं. अभी डिस्कशन टेबल पे एक कंट्री आता है नॉर्वे, और दूसरा कंट्री आता है स्वीडन, और दोनों बोलते हैं कि रशिया और यूएस गिव अप योर न्यूक्लियर वेपन. विल रशियंस और यूनाइटेड स्टेट्स अथॉरिटी, विल दे टेक देम सीरियसली? क्या रशिया और यूएस की अथॉरिटी इस रिक्वेस्ट को सीरियसली लेगी? विल दे टेक इट सीरियसली? विल दे कंसीडर देयर प्ली टू डीन्यूक्लियराइज? क्या वो वाकई लगता है आपको डीन्यूक्लियराइज होने के लिए उनकी बात सुनेंगे? विल दे? सो टेल मी. दे विल नॉट. इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनको फर्क नहीं पड़ता है. बट व्हेन देयर इज अ सेम सिनेरियो, व्हेन इंडिया कम्स फॉर नेगोशिएशन. अब यहां पे इंडिया आ गया नेगोशिएशन के अंदर. रशिया एंड यूएस, दे आर हैविंग समवेयर अराउंड 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स. इनके पास है 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब. India is having somewhere around 180 nuclear bombs. हमारे पास है 180 nuclear bombs. Now, this negotiation is taking place on this particular table. India comes and India puts up a request. India says that I will give up my 180 bombs. You will give up all of your bombs. I will give up my 180 bombs. In return, you will give up all of your bombs. Now you tell me, will it add some weight to your plea? न्यूक्लियर वेपन होने के बाद क्या आपकी बात में कुछ दम आया? दिस इज द आंसर दैट मिस्टर के सुब्रमण्यन हैज गिवन. That our goal has remained the same. We want this world to be denuclearized. हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड डीन्यूक्लियराइज हो जाए. और उसका जवाब ये है. इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं. दैट व्हेन वी आर ऑन अ डिस्कशन टेबल, व्हेन वी आर ऑन अ नेगोशिएशन टेबल, वी कैन पुट अप आवर केस कि भाई हम अपने बॉम्ब छोड़ेंगे, आप लोग अपने बॉम्ब छोड़ो. हमारे पास भी 180 है, विच कैन बी यूज्ड टू टारगेट यू.
यू कैन डिस्ट्रॉय अस, सो कैन वी, हम भी आपके ऊपर एक्शन करेंगे. इट विल ऑल्सो इंपैक्ट सिटीजन ऑफ यूएस एंड रशिया. सो दे विल रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस. एंड इंडिया हैज नो बार. अभी 180 हैं, 1000 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. इट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. वी कैन टेक इट टू 1000, 1500 वेरी इजिली. बहुत आसानी से साथ हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो. सो दिस इज व्हाट दीज कंट्रीज विल रियलाइज इट, and then it will facilitate the denuclearization of the world. So this was the major point. This is how you can take up things. आगे बढ़ते हैं. तो ये चल रहा है अभी, ठीक है, टाइम पे ठीक हो जाए तो अच्छी बात है. Now let's move to the next, you can see, news topic here. Organ on a chip. Okay, so basically what they have been able to do, organ chips, there are small devices that are containing human cells. Electronic chips के ऊपर human cells को activate करके रखा गया है, and with that they can mimic the environment in the human organs. हमारी अलग अलग human organ के अंदर जो environment है, it can be mimicked in a laboratory because you are connecting those cells with the electronic chips here. ठीक है. अब देखिए इसका major benefit क्या है. Now this can be used to test new drugs, develop new drugs. जब रिसर्च स्टेज होती है आपके किसी ड्रग्स डेवलपमेंट की, उसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं. अदरवाइज होता क्या है, फर्स्ट ड्रग्स हैव टू बी टेस्टेड ऑन एनिमल्स. सो हियर यू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक चिप विच कैन क्रिएट अ रियल टाइम ह्यूमन ऑर्गन टाइप एनवायरमेंट. तो एक तो आपके ड्रग्स की जो एफिकेसी है, एफिकेसी कैन बी इंप्रूव्ड. दिस इज वन एडवांटेज. ये इंप्रूव हो सकती है, इट कैन बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव. क्लियर. अदर पार्ट इज दिस क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, इट कैन बी एड्रेस्ड. अदरवाइज जस्ट थिंक अबाउट इट. जब भी ड्रग्स को टेस्ट करना होता है, लॉट ऑफ एनिमल्स दे आर किल्ड. बहुत से एनिमल्स हैं जो मारे जाते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ दीज ड्रग्स. Now we can avoid all those things with the help of this development. Within the laboratory you will be able to do all the experiments. So it has lot of potential. काफी दम है इस बात के अंदर. क्लियर है. तो हम इसको जरूर इसको आगे लेके जा सकते हैं. चलिए, that's the point here. अब Italian Prime Minister Meloni to be the chief guest at 8th Raisina Dialogue. Okay, so first of all, Raisina Dialogue is what? Raisina Dialogue, it's a flagship think tank event where different entities, different political leaders, government, their representatives, private players, they come on a same platform to discuss about international issues. और देखिए बात ऐसी होती है, things are interrelated. Okay, चीजें बहुत interrelated होती हैं. Why I am putting up these things? So take up your economy. Now the major point is this: if the economy is going fine, global economy is going fine, all the countries they will experience the growth, सबका भला होगा यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या होती है, when economic development takes a hit, किसी केस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिट हो गई किसी भी कंट्री की, किसी यूरोपियन कंट्री की, देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट कंट्री. वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा. अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ होगा क्या, चांसेस ऑफ जीनोफोबिया, इट विल इंक्रीज. जीनोफोबिया के चांसेस वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं. अब आप पूछोगे सर ये जीनोफोबिया क्या है? भाई ये बाहर के लोग आके हमारी नौकरी खा जाते हैं, ये एशियंस आके हमारी नौकरी ले जाएंगे, एशियंस को मारो, एशियंस को बाहर निकालो. जीनोफोबिया, नफरत पैदा हो जाती है. आप सामने वाले पॉलिटिकल, सामने वाली कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं. यू स्टार्ट डेवलपिंग हेट्रेड अगेंस्ट देम बिकॉज दे आर, यू कैन से, देयर इन योर कंट्री, और वो आके नौकरियां ले जाते हैं. इस टाइप का एनवायरमेंट बहुत खतरनाक होता है बिकॉज इट कैन क्रिएट इंटरनेशनल चैलेंजेस. ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक चैलेंज है. इट विल बी अ चैलेंज फॉर योर इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है. सोचिए यूथ प्रोटेस्ट करता जा रहा है, ठीक है ना. बिजनेस एनवायरमेंट के लिए भी एक चैलेंज है. इफ देयर इज सोशल अनरेस्ट, अगर किसी भी देश में सोशल अनरेस्ट चल रहा है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स हियर. And to avoid these things, it is important that we should discuss this issue with all the players.
सिर्फ सरकारी अफसरों के बीच में बात करके बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया, उनको बिठा के बात कर दिया। नो, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, योर रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, they have to come on the same table. Business houses, they have to come on the same table. And to facilitate all these things, military experts, military वाले भी आते हैं यहाँ पे. And to facilitate this, we have this arrangement of Raisena dialogue. Now it's a think tank type of arrangement where people they come on a same table and discuss about these important matters. अब बात ऐसी है, this Raisena dialogue, it was organized by Observer Research Foundation in partnership with Ministry of External Affairs. तो ये साथ में मिलके करते हैं, मैंने आपको बताया. It's a multi-stakeholder discussion platform where cross-sectoral discussion take place. Head of the states भी आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आएंगे, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स, मेंबर ऑफ मीडिया, एकेडमिक्स, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट. सबको साथ में लेके आता है ये एक प्लेटफॉर्म. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रायसेना डायलॉग. नाउ इंडिया इज नॉट द ओनली वन. सिर्फ इंडिया नहीं करता. आपने सुना होगा शंग्रीला डायलॉग. शंग्रीला डायलॉग इज ऑल्सो इन लाइन विद दिस. वो भी ऐसा ही होता है. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया कर रहा है. एटलीस्ट व्हाट इट कैन फैसिलिटेट्स इन फ्यूचर, कभी आपको किसी बात को लेके बैक चैनल टॉक्स करनी हो, बैक चैनल डिस्कशंस कैन टेक प्लेस. और व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमेसी, जब भी हम डिप्लोमेसी को देखते हैं, वी डू से दैट ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी. सो इट इज अ फैसिलिटेटर ऑफ दोज डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज, because regularly the diplomats from India and from rest of the world, they are engaging with each other. एक दूसरे के साथ बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके. And this is how it is. So this time Italian Prime Minister, she is going to be a guest. It's a really good thing because she will speak out about what she thinks. And in the recent time we have seen a trend. एक बहुत important trend देखने को मिला है. देखिए, that trend is that these European countries, जितने भी ये European countries हैं, they are interested in engaging with other powers. वो आज की डेट में दूसरे पावर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं. क्यों? पहले तो यूरोप बिल्कुल पैसिविटी के साथ जीता था. यूरोप को लगा था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, हमने लड़ झगड़ के देख लिया, शांति आ गई, यूरोपियन यूनियन बना दिया, अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर ये प्रॉब्लम आ गई यूक्रेन रशिया वॉर की. These European countries, now they have understood that defense is still their priority. डिफेंस इनकी आज भी प्रायोरिटी है. ये डिफेंस को पीछे नहीं रख सकते हैं. Germany has increased its defense budget. Same goes with other, you can say, countries as well. उनको लगता है कि भाई अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी. And they have to engage with other world powers as well, other like-minded countries as well. तो पैसिविटी से बात नहीं बनेगी कि आप अपने घर में बैठे हो, नेटो आएगा, यूएस आएगा, आपको बचाएगा. वो बातें खत्म. दे हैव रियलाइज्ड इट, दे हैव टू बी एन एक्टिव प्लेयर. जाके एंगेज करो, लाइक माइंडेड कंट्री, लाइक डेमोक्रेसीज जो इंडिया जैसी हैं, उनके साथ जाके बात करो. सिंपल. इंडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है और डिफेंस के टाइज भी हमारे साथ अच्छे बनाए जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड इन लाइन विद दैट दे आर, यू कैन से, extending their engagements. Now Agnipath scheme is in national interest. This is what Delhi High Court is saying. See, you need to understand one thing here. आइडिया थोड़ा सा जान लेंगे, मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं ऊपर से, आपको बाकी चीजें अग्निवीर के बारे में पता भी हैं. Patriotic motivated youth, they can join armed forces for a period of 4 years. एक बार आप ज्वाइन करोगे as अग्निवीर, okay, it will be for a short duration for 4 years, and under this scheme 45,000 to 50,000 soldiers, they will be recruited annually. हर साल इनका रिक्रूटमेंट होगा. ओके. और आफ्टर 4 years they will leave the service. 25% of them, अगर 50,000 आते हैं तो उनके अंदर somewhere around 12,500. ओके. 25% of them, they will be recruited back. 75% will move out of the service. Clear है? They will be recruited back and then they will serve for another 15 years. अगले 15 साल के लिए वो सर्व करेंगे. ये अरेंजमेंट है. दिस अग्निवीर इज देयर ओनली फॉर पर्सनल बिलो द ऑफिसर रैंक. ऑफिसर रैंक के लिए अग्निवीर नहीं है.
सिर्फ सिपाही उससे नीचे लेवल के लिए अग्निवीर का अरेंजमेंट है। एंड देयर इज एन एज ब्रैकेट एसोसिएटेड विद दिस दैट द यूथ बिटवीन द एज ग्रुप 17.5 to 23 years will be eligible for applying। और देखो यहाँ पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं यहाँ पे 23 की जगह 21 भी करूंगा, आपको लगेगा 23 तो किसी भी स्कीम के अंदर हमने नहीं देखा। 21 होता है पंचायत के अंदर, 25 होता है एमएलए एमपी बनने के लिए। क्लियर है? वही चीज हमारे दिमाग में रहती है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बट हेयर फॉर अग्निवीर द एज लिमिट इज 17.5 to 23 years ऑफ एज। क्लियर है? जिस तरीके से ये एज लिमिट डिसाइड की गई है। नाउ व्हेन दिस स्कीम वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड देयर वर सम एप्रीहेंशंस दैट वर रेज्ड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अभी 3-4 days back I got a chance to meet a former, you can say, brigadier, retired brigadier, and we had this discussion. So brigadier sir was mentioning about, he was criticizing this scheme. अब मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर ये स्कीम आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हो, बट दिस स्कीम, द ब्रेन बिहाइंड दिस स्कीम इज ऑल्सो ऑफ एन आर्मी मैन। एक आर्मी मैन का ही ब्रेन था इसके पीछे। ओके, कमेटी रिकमेंडेशन पे ही आई है ये, that we have to reduce the average age of our armed forces। ये हमारा गोल था। and world over this was the trend that armies जो है वो अपने एज को कम रख के रखती हैं, because the task is like that, ये काम ही इस तरीके का है। so well, this was the thing, and there were some, you can say, apprehensions that were raised when this scheme was to be introduced कि भाई what will happen to those 75% who will move out, उन 75% का क्या होगा। ओके, दे विल बी डिसग्रंटल्ड। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि, देखिए सोल्जर्स जो हैं वो पूरी सर्विस नहीं करते हैं, दे विल रिटायर एट एन अर्ली एज। ओके, एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस दैट 85% ऑफ द टोटल फोर्स दे विल रिटायर बाय द एज ऑफ 38। 38 की उम्र तक सब रिटायर हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता है, तो ऑलरेडी रिटायरमेंट काफी फास्ट होती है। वेल, दिस वॉज द अरेंजमेंट। अब देखिए बात ऐसी है, वो कहते थे कि ये मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाएगी। भाई पहले तो कभी नहीं हुई मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। इतने बल्क के अंदर सोल्जर्स, रिटायर्ड सोल्जर्स आर देयर, क्या सोसाइटी मिलिटराइज हो गई है? नो, सर्टेनली नॉट। सो दीज वर सम एप्रीहेंशंस दैट वर रेज्ड, बट ओवर द टाइम वी हैव सीन थिंग्स आर गोइंग फाइन। रिक्रूटमेंट वगैरह सब अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खास नजर नहीं आ रही है। क्लियर? सो ये अग्निपथ स्कीम को लेके बात है। देन history of invasions dug up to keep nation on boil। so supreme court judge is observing this। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है कि see, you have to understand here, we should not stuck in past के अंदर आपको स्टक नहीं होना होता है, पास्ट से लेसन लेने होते हैं। आई एम नॉट सेइंग पास्ट से लेसन आप लीजिए। ओके, that if we are not united as a country, कोई भी आके हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है। पास्ट में हम लोग क्यों इन्वेड हुए, क्यों इंडिया का इन्वेजन हुआ इतना? बिकॉज देयर वाज नो कलेक्टिव वर्क फोर्स, कोई कलेक्टिव पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी जो कि किसी को रोकती। बाहर से जो इन्वेडर्स आते थे उनको रोकती, ऐसी कोई पॉलिटिकल फोर्स, कलेक्टिव फोर्स अवेलेबल नहीं थी। सो दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट कि वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। इस कंट्री को मजबूत रखना है, इस कंट्री की सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। क्लियर? और मोदी जी कहते हैं कि भाई 2047 पे हमें बनना है डेवलप्ड। अब एक बात समझ लो आप, टिल द टाइम यू डोंट हैव सोशल कैपिटल, जब तक आपके पास सोशल कैपिटल नहीं होगा आप डेवलप्ड नहीं बन सकते हो। सोशल कैपिटल कैसे आएगा? व्हेन देयर इज social harmony within the society, when people are living with each other, when they are finding that their interests are aligned, जब उनको ये लगेगा कि हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग नहीं है, सो तब जाके आप सोशल हार्मनी मेंटेन करोगे, तब आपका सोशल कैपिटल होगा। दिस हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन्ड, ये बिल्कुल क्लियर कट मेंशन्ड है यहाँ। अब बात ऐसी आती है, देयर आर पीपल हु विल डग अप पास्ट कि भी पहले इन्वेडर हुए, ऐसा हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ, अब हमें बदला लेना है। क्यों बदला लेना है? क्यों आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी? थिंक अबाउट फ्यूचर। देखिए, वर्क ऑन योर प्रेजेंट, अपने आज पे काम कीजिए एंड मेक योर फ्यूचर।
फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपका आज आपके हाथ में है, जो आज आप करोगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। सो यदि आप आज का टाइम वेस्ट करोगे कि भाई पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये इन्वेजन हुआ, वो इन्वेजन हुआ, ये तोड़ा गया, वो बनाया गया, दिस एंड दैट, इसी में ही आप अपनी कम्युनिटी की, सोसाइटी की, कंट्री की एनर्जी वेस्ट करो। वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ सोचेगा ही नहीं, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा सोसाइटी का इन्हीं बातों के ऊपर। आर वी गोइंग टू गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट? आपको लगता है कुछ बेनिफिट होगा इन सब चीजों से? कुछ भी नहीं होने वाला। सो वी हैव टू मूव आउट ऑफ इट एंड इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू टेक कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। जगत गुरु बनना है तो ऐसे बनना है, पास्ट में अटके रहोगे तो जगत गुरु नहीं बन पाओगे। क्लियर? तो हमारा गोल है जगत गुरु बनने का, तो वो इस तरीके से जगत गुरु नहीं बन सकते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। Bank credit growth slowed to 16.8 in the third quarter. See, we have already known this particular part कि भी global, you can say, slowdown is quite visible. ये बिल्कुल है यहाँ पे। Demand is not picking up. Demand इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। Specifically, our exports prospects are majorly hurt. हमारे एक्सपोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्टेड है। इट इज़ क्वाइट विजिबल। ग्लोबल डिमांड नहीं आ रही है यहाँ पे, एंड वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो देयर। इन्फ्लेशन भी हाई है। नाउ व्हाट ऑल दीज थिंग्स एड्स अप, ये सारी बातें एक चीज की तरफ लेके जाएगी, दैट एट प्रेजेंट इफ यू लुक इन टू योर एंटरप्रेन्योर्स, योर इन्वेस्टर्स, they don't see it as a right time. वो इसे right time नहीं मानते इन्वेस्टमेंट का। When these type of scenarios are there, inflation भी ज्यादा है, ये भी खराब चीज है, okay, whole lot of troubles are there, so they don't take it as a right time to invest, and this is the important time. देखिए यहीं पे ही सरकार को आके काम करना होगा, because private investment is still not picking up. आज की डेट में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो पिकअप नहीं हो रहा है। इट विल टेक टाइम। दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि अभी हम अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो दिस इज हाउ इट्स अ चैलेंज, इट्स अ मेंटल ब्लॉक। गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, there is lot of scope regarding ease of doing business. देखिए मैं आजकल ना एक बुक पढ़ रहा हूं, that book is based on जुगाड़, कि भी इंडियन कल्चर किसके लिए माना जाता है? इंडियन कल्चर इज नोन फॉर जुगाड़, हम जुगाड़ करने के लिए माने जाते हैं। अब उस बुक के अंदर वो एक बात कह रहा है कि भी वेन एवर देर इज एडवर्स सिचुएशन, जब भी आपके यहाँ पे चैलेंज आते हैं, हर्डल आते हैं, दैट इज द टाइम यू विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। उस एडवर्सिटी को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ। दिस इज द अप्रोच दैट वी शुड हैव। अब हमें यह अप्रोच समझनी होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके आप इनोवेशन को आगे लेके जाओ। फोकस इस चीज पे होना चाहिए। सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो जो आज की डेट में भी अच्छा कर रहे हैं, उनको और सपोर्ट दो, सो दैट दे कैन डू इट मोर, दे कैन डू इट फर्दर बेटर, वो और अच्छा कर सकें। ये पॉइंट हमें आज की डेट में लेके आना पड़ेगा, एंड दिस इज द क्रिटिकल वन। और दूसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात तो सब जानते ही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक नहीं हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक होगा आने वाले टाइम के अंदर। इट इज एंटिसिपेटेड दैट बाय 2023 थिंग्स विल बी फाइन। 2024 इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर अस। रिसेशन स्लो डाउन जितना है वो इस साल निबट जाएगा और अगले क्वार्टर में ही सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? बट अब इनोवेशन आपको करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने का मैंने बोला आपको। वर्क अपॉन दो सेक्टर्स विच आर डूइंग गुड एट प्रेजेंट। अब देखो हम हर बार एक बात बोलते हैं, इंडिया के अंदर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है? तो आप उन सेक्टर्स को थोड़ा और सपोर्ट दो, अलाउ देम टू बिकम बिग, कि वो इस टाइम पे एक्टिविटी करें, इन्वेस्ट करें और बड़ी कंपनी बन जाए।
So these are the things that are to be done, and public sector spending is required at level. जब तक आपके यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पिक करवाना जरूरी है, क्योंकि 70% हमारा जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से काम चलता है. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर नहीं पिक हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है. बट टिल द टाइम दिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट पिकिंग अप, देयर शुड बी पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे, दे हैव इंक्रीज्ड देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. आपकी सरकार कैपिटल बजट के ऊपर फोकस कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस कर रही है. वो एसेट्स क्रिएट करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो रेलवे लाइन बनाएंगे, वो हाईवेज बनाएंगे, वो एक्सप्रेसवेज बनाएंगे, वो एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे, वो पोर्ट्स डेवलप करेंगे. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब आप ये सब चीजें कर देंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर यहां से इंप्रूव हो जाएगी. This is what we are capitalizing on, this is what we are investing on, and this is what we have in today's session. Okay, so that's it for the day then. Thank you very much. Please do spread the name about the IAS Hub. If these sessions are adding value to your preparation, tell your friends about these sessions. Every day we do come up with these sessions at 8 AM in the morning. सुबह 8 बजे हम लोग आके हर रोज ये सेशन करते हैं. आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. यू कैन आस्क योर डाउट्स, द कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज सेशन. इट वाज प्लेजर टीचिंग यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.